कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। तो इसी क्रम में एनटीपीसी का पिछला वर्ष का जो पेपर हुआ था, वो लगातार हम उसकी सीरीज चला रहे हैं और आज ये पार्ट नंबर 25 है। इससे पहले हम 1 से 24 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना आप। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी की, वहाँ से आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। वो टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई नई वीडियोस आपके लिए देते रहते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो आज का पहला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। अगला, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर, यानी कि मेगालोपोलिस का मतलब होता है महान शहर ग्रीक भाषा में। इसे 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो किसने बनाया था इसको फेमस? तो ये किया था जीन गॉटमैन ने किया था। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनकी अध्यक्षता में ये बात हुई थी 19 दिसंबर 1929 में। अब कई बार ऐसा भी पूछा जाता है पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में कब हुई? तो 19 दिसंबर 1929 को भी हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधार एक 12 अंकी विशिष्ट संख्या है, यानी कि जो आधार नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है। जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको जारी कौन करता है? ये करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हम शॉर्ट में बोलते हैं UIAI। ठीक है, UIAI ऐसा भी याद रखना, कई बार पूछा भी जा चुका है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। शॉर्ट में लिख देता है UIAI। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम सुमित से तेज दौड़ता है जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। मतलब प्रशिक्षण के बाद भी नहीं हरा पाएगा। और यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धा दौड़ का आयोजन करा जाए, यानी कि दौड़ लगवाई जाए 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद, तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावकों में से किस क्रम में होगा? तो देखो पहले अभी करंट टाइम का पोजीशन क्या है? राम सुमित से तेज दौड़ता है, तो मैं लिख देता हूँ राम ज्यादा दौड़ता है सुमित से, तो सुमित पीछे रह जाएगा, इधर की तरफ आगे है। अगला कह रहा है सुमित, जबकि जो सुमित है हार्दिक और तरुण से तेज है। ये जो सुमित है हार्दिक से और तरुण से, इनसे वो तेज है, तो हार्दिक तरुण इससे पीछे हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 3 महीने की जब प्रशिक्षण होती है तो हार्दिक राम को हराने में सक्षम हो जाता है, यानी कि जो हार्दिक है अब वो राम को भी हरा देगा, इसको भी हराएगा, तो हार्दिक कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, राम ये हो जाएगा और सुमित ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावकों के क्रम को प्रदर्शित करेगा? तो स्टार्टिंग में ये आएंगे 3, ये पीछे हो जाएगा तरुण। तो कौन कौन? हार्दिक, राम और सुमित। तो हार्दिक, राम, सुमित, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो देखो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, कब से कब तक रही, तो ऐसा भी पूछा जाता है। ये ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन। अब कह रहा है अर्थशास्त्री में, तो अर्थशास्त्र देखो ये तो एनटीपीसी है, ग्रुप डी में ये पूछा गया था कि कब से कब तक लागू हुई, ये पूछा, ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसके अर्थशास्त्री कौन थे? ये थे KN राज। ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं जूम करता हूं ताकि आपको दिखे। अब देखो 3 से बना दिया गया है इसको 9, मतलब 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। वैसे ही 8 से 64, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का 36। तो ठीक वैसे ही देखो जब यहाँ पर हमें लाना है कोई नंबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे ताकि ये आंसर में आ जाए? तो देखो 49 किसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे 7 का होता है, पीछे की तरफ से कर रहा हूँ। और 64 किसका होता है? ये होता है 8 का, और 1 का तो 1 ही रहता है हमेशा। और जो 25 लिखा हुआ है 25 हो जाएगा 5 का, तो 51 87 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा 85 57। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है
एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है, यानी कि कोइंसाइड से। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको मैं फिगर बना लेता हूँ। ऐसे देखो यहाँ पर एक बन गया है ये आयत, ठीक है, इस प्रकार से। अब कह रहा है कि यहाँ पर इसी के अंदर एक अर्धवृत्त बना हुआ, तो अर्धवृत्त को मैं बना लेता हूँ यहाँ से, इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पर इसका दे के रखा है जो आयत के अंदर जाए क्षेत्रफल वाला, ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त बन गए। संपाती का मतलब ये यहाँ से तो त्रिज्या हो जाएगी, ये पूरा व्यास हो जाएगा और यही भुजा भी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दिया है अर्ध क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई में 2। तो इसको और थोड़ा सही करता हूँ। तो ये इतना दे के रखा है। अब देखो पाई से पाई, यहाँ पर पाई लिखा है तो पाई भी लिख दो। अब पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1250 और गुणे में 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2500। तो वहीं पर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, मैं इधर लिख देता हूँ, आर बराबर आ जाएगा 25 यानी कि 50 का होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी की हो जाएगी, 50 की। तो इधर वाला भी 50 और इधर वाला भी 50, और ये त्रिज्या जो है ये वाली, ये भी 50 हो जाएगी। इसको सीधा कर लो, ये त्रिज्या ये भी 50 की हो जाएगी। तो अब देखो इसकी जो भुजा बन जाएगी आयत की, वो 50 और 50 यानी कि 100 बन जाएगी। तो इसको हम कहेंगे ये 100 है और ये है 50। तो ये तो कह रहा था आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई है 100 और चौड़ाई है इसकी 50। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 गुणे में 50। तो आप करेंगे तो आ जाएगा 5000। तो 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो ये फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो होता है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, यही होता है, सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वहीं पर 75 नंबर का, और इस पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है, यानी कि बिल्कुल ठीक ढंग से दर्शाता है। भारतीय मानक समय ये होता है GMT प्लस 5 ये 5.5 घंटे कह सकते हो, इसीलिए 5.5 घंटे आगे होता है ग्रीनविच टाइम से। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन है वहीं पर, इसमें कहा जा रहा है अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किसने दिया है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। यह वह फल है चेरी जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो ये था लॉर्ड डलहौजी का शब्द था, उसने कहा हुआ था। ठीक है, याद रखना, चेरी शब्द से याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो हमें रूट वर्ड होते हैं वो याद हो जाते हैं। तो चेरी के बारे में ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पे कहा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, जो कि पड़ता है स्विट्जरलैंड में, याद रखना। अब देखो दोस्तों, टॉपिक जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि आपको टॉपिक भी लिखना है, मैं बताऊंगा। तो पहला टॉपिक आप लिख लीजिए, मुख्यालय सारे पढ़ना है, कि यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय क्या है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो यही हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप यानी कि ODI के फाइनल तक पहुंचा है। तो ये 3 दिवसीय, तो हालांकि ये अब पूछा नहीं जाएगा, वैसे तो ये अब काम का नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1923 में, चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला देखो, नेक्स्ट है, उसमें कहा जा रहा है मैथ का क्वेश्चन है, एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात इतना दे के रखा है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। मान लो कि x और ये हो गई है y, यानी कि x लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई है y। अब इसमें से देखो क्षेत्रफल बोला जा रहा है और परिमाप भी देख रखा है। तो परिमाप हमें पता है होता है x प्लस का y बराबर में, ये 2 होता है यहाँ पर, तो 2 बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर देख रखा है 5। तो 5 देखो अनुपात में है, तो इसलिए हम 5x करेंगे। अब x प्लस का y बराबर में हो जाएगा 5x अपान का 2। ये बात क्लियर है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मान लो इतना है। अब लंबाई दे के रखा है 1, तो 1 का मतलब है कि यहाँ पर 1x करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो 1x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर
तो इसको आप इतना ही रहने दो। अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल दिया है, यानी कि x इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दे के रखा है 216। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है इसको, और देखो x की जगह पे मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि लंबाई हमने माना x और x दिया है 1, तो 1x मतलब x हो जाएगा। y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x अपान में 2 माइनस का x, ऐसे कर लो, 2 है ये, तो ये हो जाएगा 2x, 3x यानी कि 3x/2 आएगा y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आ गई 3x अपान 2, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, y इक्वल आ जाएगा 3x अपान का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x y दिया है, y की वैल्यू हमें दिया है, तो मान लेते हैं y की वैल्यू y की जगह पे रख दो, तो मैं इसको हटा दूँ इतना कहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी जगह खाली कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब y की जगह पे 3x/2 लिख दो यहाँ इसमें, तो ये हो जाएगा x इंटू में y की जगह पे लिखना है 3x/2 बराबर में आ जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x² या डायरेक्ट भेज दो, x² बराबर हो जाएगा 216 गुणे में 2 और नीचे आ जाएगा ये 3, 3 से काटो आप इसको, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी कि 72 गुणे में 2। अब इसको करेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 आएगा, यानी कि x² की वैल्यू 144 आएगी। तो x की वैल्यू हमें बतानी है ये वाली, तो 144 का रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 12 आ गई ये वाली, तो बस वही बताना था, ऑप्शन नंबर 2 पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको कम समझ में आया हो यहाँ पर जगह की वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25% लाभ होने पर x और y का अनुपात बताना है। तो देखो x वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो x का CP बराबर किसके है, y का SP के, ये बात क्लियर है। अब मैं इसको लिख देता हूँ SP अपान CP, या आप लिख सकते हैं SP अपान में CP, तो ये बन जाएगा, जो बनेगा SP अपान CP में x अपान में y बनेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है 25% का लाभ होता है, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, और 4 रुपये में 1 रुपये का लाभ होता है, यानी कि 5/4 हो जाएगा। कोई चीज़ हमने खरीदी थी 4 रुपये की और बेच दिया है हमने कितने रुपए की, 5 रुपये की, तो बताना है x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखो ऊपर वाला हमारा x है, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमने x माना था, और y नीचे वाला ये हो जाएगा y, तो x अनुपाते y कितना हो जाएगा, 5:4, तो x अनुपाते y बराबर 5:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो 12 नवंबर होता है, 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अगर आप में से किसी को पता है तो आप जरूर बताना, 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा जा रहा है कितने दरवाजे मछली हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, अब थोड़ा सही लगेगा। अब कह रहा है कि कितने दरवाजे मछली हैं, तो दरवाजे क्या है, ये वाले हैं, तो दरवाजे का मतलब ये तो फिक्स हो गया कि इतने से इतने का एरिया लेना है, और मछली की बात हो रही है, तो मछली का मतलब है कि कार की बात नहीं हो रही, तो कार यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पूरा हटा दो आप, बचेगा क्या, दरवाजा और मछली, तो ये भी और ये भी, दोनों में कॉमन कौन सा मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा 8 वाला। देखो मछली भी है और कार भी है, दरवाजा भी है, मछली दरवाजा माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। वैसे दोस्तों देखो यहाँ पर कार की बात नहीं करी गई, केवल मछली और दरवाजे की बात करी गई है, तो अगर ये कहता कि अधिकतम कितने हो सकते हैं तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, 8 5 13, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन कार की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन सही होना चाहिए था इसका 8, और ये दिया है 13। 13 क्यों दिया है, क्योंकि उसने पूरा जोड़ के दिया है, कौन कौन सा, कार वाला भी, क्योंकि कार और मछली दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा टोटल दे रखा है 8 5 13। ठीक है, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, एक बार आप जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखो x एज जेड एक्स और v दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर x एच सी, तो देखो z और x दिया है, x के बाद v दिया है, अगर हम पीछे से चलें v के बाद w और x आ रहा है, v के बाद एक का गैप करके w के बाद x
और x के बाद देखो y का गैप है, z आ गया, मतलब एक एक का गैप हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो v के पहले क्या आया रहा होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम ये लिखेंगे, अगर हम t लिख देते हैं तो t के बाद देखो t के बाद क्या आ रहा है u, और u का गैप करके v लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो अगर t लिख देते हैं तो t के बाद u का गैप v लिख दिया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में t आएगा, ये तो फिक्स हो गया। तो देखो t तो सब में दिया है, अब हमें बीच वाले में संबंध निकालना पड़ेगा। तो देखो बीच वाले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लेके लिखा हुआ है HL, तो H और L के बीच संबंध क्या है, अब देखो L दिया है, H के बाद आते हैं IJK, 3 का गैप है, फिर L आ गया है, L के बाद MNO, 3 का गैप है, फिर P आ गया है। तो P के आगे बढ़ो QRS, तो अब की बार आएगा T, यानी कि स्टार्टिंग में भी T आ रहा था और बाद में दूसरे नंबर पे भी T आएगा। तो T कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर पहले में ही लिखा हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर हिमालय गंगा संबंध है तो सतपुड़ा किससे। तो देखो हिमालय से गंगा निकलती है और नर्मदा सतपुड़ा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। फिर देखो 7 दूनी 14, यानी कि गुणा 2 कराया है, वैसे ही फिर गुणा हमने 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी कि मैं इसको बड़ा करके लिखूँगा 14, 21 और 28। देखो +7 ऐसे हम कर रहे हैं सभी में। तो 28 है, 28 में से अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 28 7 हो जाएगा 35, सही उत्तर आ जाएगा 35। अगर आपको नहीं भी आ रहा था तो आप समझ जाइए कि 7 का पहाड़ा लिखना था। 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है देखो कथन निष्कर्ष का, और कथन में कहा जा रहा है किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नया नया होता है, अपरिचित होता है, अनजान होता है, उसके प्रति लोग ऐसा होता है उनका सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं गाँव के लोग। अब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। अब देखो ये नहीं कहा जा रहा कि शहरी लोग असहयोगात्मक होते हैं, ये क्योंकि गांव की बात हो रही कि गांव के लोग सहयोगात्मक होते हैं, हो सकता है शहर के भी होते हों, लेकिन यहाँ पर शहर के बारे में बात नहीं करी गई है, गांव की बात हो रही, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। ये ज़बरदस्ती की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर शहरीकरण की कोई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ग्रामीण की बात हो रही है, वो भी सहयोग करने के लिए। ठीक है, तो शहर की बात किसी में नहीं करी गई है कथन में, क्योंकि हमें सब कुछ अपने कथन को ही मानना होता है। तो कोई भी सही नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सही है दूसरा वाला, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं और नज़दीकी सदस्यों के बीच की दूरी एक समान है। L और H एक दूसरे के सामने बैठे हैं, G और I एक दूसरे के सामने हैं और L I के दाहिनी ओर ठीक बगल में है। A H और C के बीच में बैठा है, यानी कि जो A है H और C के बीच में है, L ये है और H यहाँ पर बैठा हुआ है। अब आगे देखो G बैठा है I के सामने, तो I तो अगर ये हो जाएगा तो I के सामने कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा G। अब आगे यहाँ पर कह रहा है L और H एक दूसरे के सामने है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर कह रहा है A जो है H और C के बीच में बैठा है, तो S तो ये हो गया और यहाँ पर हो जाएगा C, ये हो जाएगा C, और यहाँ पर कौन बैठा है, A बैठा है। समझ गए होंगे आप। अब आगे देखो, अब कह रहा है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर विकल्पों में दी गई कथनों में से सही कथन हमको बताना है। तो देखो G H के दाईं ओर ठीक बगल में है, पहले एक तरफ से आप शुरू करते हैं। I C के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो I देखो ये है और I C के दाईं तरफ है। तो देखो C कहाँ पर है, C के दाहिनी तरफ है, लेकिन 1 2 तीसरे नंबर पे है, और यहाँ पर कह रहा है चौथे नंबर पे, तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा है G H के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो G जो बैठा हुआ है H के बाईं ओर है, तो देखो यहाँ पर जो G है H के बाईं ओर ही तो है, H ये है और इसके बाईं ओर G बैठा हुआ है, तो ये तो सही हो गया। अब हमें सही बताना था, तो अगर ये पता चल गया तो यहीं टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सारे में आपको समझा देता हूँ। A I के बाईं ओर बैठा 5वां व्यक्ति है, A जो है I के बाईं ओर, तो I देखो I के बाईं ओर 1 2 3 4 5, तो 5 में हम बता नहीं सकते कौन बैठा है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि A बैठा है, A तो यहाँ बैठा है, तो ये तो गलत ही हो गया। अगला कह रहा है C और L एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो देखो C तो यहाँ पर है और L जो दिया है यहाँ पर, L तो यहाँ पर बैठा है ना, यहाँ कहाँ बैठा है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा।
तो केवल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, GH के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि ये दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया 100 तक, और इसके आगे हम अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और इसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं NTPC, ALP टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी। तो जो भी आप देखना चाहते हैं उसका पिछला पार्ट आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।